भी प्रैक्टिस टेस्ट होंगे। अगर आप लोगों को मान लो प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं रीड कर पाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो हिमांशु सर को कर देना कि सर हमें ये प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए, वो दे देंगे आपको। ठीक है, वैसे मैं उनको भी बोल दूंगी। ठीक है, तो तुम उनको बोल देना, जो भी मेरी साइड से तुम्हें चाहिए ना उनको एक बार बोल देना। ठीक है, वरना मैं अगर फोन यूज करूंगी तो फिर मैं देख लूंगी, मुझे भी शेयर कर सकते हो। तो आप लोगों को सीरियसली लेनी है सारी चीजों को, जैसे अब तक लेते आए हो। आई नो एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, आप लोगों के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, लेकिन जो भी आपको टाइम मिलेगा उसमें आप पढ़ाई ही करेंगे। ठीक है, कुछ और नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये स्टार्ट करना है मुझे, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करना था। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो देखो, इसमें जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम लोगों के रहेंगे, एक तो रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बता रही हूँ प्रायोरिटी वाइज, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन और ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से हर साल 4 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी उस तरीके से बनानी है बेटा, किसी भी चैप्टर को पढ़ने की, कि आप पढ़ क्या रहे हो, कि आप पढ़ क्या रहे हो, क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। सेकंड, यहाँ का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है वो बनता है एमओटी, जहां से क्वेश्चन बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, क्योंकि एग्जामिनर को 4 क्वेश्चन यहाँ से सेट करने होते हैं, तो 2 क्वेश्चन वो जल्दी यहीं से ही फ्रेम करता है। तीसरा तुम्हारा रहता है डाइपोल मूवमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये टॉपिक रहता है, और एक आपका फजान्स रूल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, यहां से तो 2 में से तो देता ही देता है, इन तीनों में से वो कहीं से भी दे सकता है। आजकल वो डायपोल मूवमेंट से क्वेश्चन देने लगा है, जहां तक मैं जेई के पेपर भी देख पा रही हूँ, तो वो डायपोल मूवमेंट से क्वेश्चन दे पा रहा है। पिछली बार लास्ट ईयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्वेश्चन दिया था, लाइक ये पूछा था, इसमें से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करेगा, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा था। तो यस, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, ओके, तो आज मैं क्लास के बाद तुम्हें ये भी बता दूंगी, जैसे मेरी एब्सेंस में दूसरे टीचर क्लास लेंगे तो आपको वो क्लास लगानी है। उसके अलावा मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी दे दूंगी, जो जो टॉपिक आपको, अगर मान लो आपको रिकॉर्डिंग से कवर करना है मेरे लेक्चर, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैं बता दूंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, फजान्स रूल से स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपको दिख ही रहे हैं कितने ज्यादा आते हैं इस चैप्टर से। तो अगर मैं 2024 की बात करूँ तो 2024 में 3 क्वेश्चन यहाँ से बने थे। तो यस, 12 से 16 नंबर का चैप्टर है। जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, कोई भी बच्चा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को छोड़ के नहीं जाएगा। अगर तुम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को छोड़ गए, समझ लो 12 से 16 नंबर तुम्हारे गए। तो ये अपने आप से प्रॉमिस करो और मुझसे भी प्रॉमिस करो कि ये चैप्टर हमें करना ही करना है। ठीक है जी, बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है, क्वेश्चंस भी करने हैं। आप लोगों को क्वेश्चंस तो देखो मिलते हैं, अब आप लोगों के पास टाइम होगा तो आप करते हो। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर कोई भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी फजान्स रूल से, और ये मैं मान के चलूं क्योंकि ये चैप्टर मैंने काफी बार आप लोगों को कराया है। जो मेरे से पहले लास्ट ईयर पढ़े उनको भी मैंने कराया है, कुछ बच्चों के ब्रिज कोर्स में मैंने कराया है, और कुछ बच्चों को मैंने बार बार ये भी बोला था ये चैप्टर तो कर रहा है, तो शायद तुम लोगों ने मेरी रिकॉर्डिंग से पढ़ा भी होगा ये चैप्टर। ठीक है, तो मेरे को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको कंक्लूड करके मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी फजान्स रूल की। तो फजान्स रूल में बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं, आप लोग ये पढ़ते हो कि कोई भी आपका बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक और प्योरली कोवेलेंट नहीं होता है, 100% नहीं होता है। आयनिक में भी कुछ कोवेलेंट करेक्टर पाया जाता है, कोवेलेंट में भी कुछ आयनिक करेक्टर पाया जाता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट करेक्टर है वो हम कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यही फजान्स रूल में हम पढ़ने वाले हैं। तो फजान्स रूल में अपन क्या पढ़ते हैं, अगर तुम लोगों को याद हो तो हम ये बोलते हैं कि जो कैटायन है
और जो एनायन है वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, ठीक है। जो कैटायन है वो क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल करता है, और जैसे ही ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल करेगा तो एनायन भाग के मतलब जाएगा उसके पास, अगर जाएगा तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, राइट, डिस्टोर्शन टेक्स प्लेस। और इसी को ही क्या बोल रहे हैं, इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं कि कैटायन की कितनी ताकत है एनायन को खींचने की, दैट इज योर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। यहाँ पे दो वर्ड आप यूज करते हो, पोलराइजिंग पावर, और एक वर्ड आप यूज करते हो पोलराइजिबिलिटी। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि डिटेल में आप लोगों को पता है ये चैप्टर 14 लेक्चर का है, बट वी हैव टू कंप्लीट दिस इन 4 लेक्चर्स, राइट। तो पोलराइजिंग पावर हम किसकी बात करते हैं, कैटायन की, ठीक है, और पोलराइजिबिलिटी किसकी बात करते हैं, अनायन की। तो अनायन की कितनी कैपेबिलिटी है या अनायन की कितनी पोलराइजिबिलिटी है पोलराइज होने की, और कैटायन की कितनी पावर है पोलराइज करने की अनायन को, ठीक है, ये पोलराइजिंग पावर होती है। तो एक बात बताओ, जब अनायन इसकी तरफ भाग के जाएगा तो इनमें क्या होगा, मिक्सिंग होगी, और तुम्हें पता है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। तो जब और कैटायन और अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की मिक्सिंग होगी तो वहां पे कौन सा करेक्टर जनरेट होगा मेरा बेटा, कौन सा करेक्टर आएगा, कोवेलेंट करेक्टर आएगा। तो जितना ज्यादा मिक्सिंग होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा, और यू कैन से उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर हमें मिलेगा। क्या ये मैं बात बोल सकती हूँ, बोलो हाँ या ना। यस। अब किस बॉन्ड में, जहां पे भी डाउट होगा मेरे को रोक देना। अगर यहाँ अर्पिता है ना, अर्पिता वो डी वाला जो तुमने पूछा था ना, मैं यहाँ बता दूंगी वो भी मैं धीरे धीरे फैक्टर्स बताऊंगी ना वहां पे, ठीक है। तो अब क्या है बेटा, कुछ कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, कुछ कुछ रूल्स जो हैं फजांस ने जो दिए थे वो हमें पढ़ने हैं, कि आप कैसे कंपेयर करोगे कि किस केस में कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, क्योंकि पेपर में तो आपको कोवेलेंट करेक्टर कंपेयर करने ही आएगा। तो अगर आप लोगों को कंडीशंस मालूम होंगी कि कब कब कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, कब कब कोवेलेंट करेक्टर कम होगा, तभी आप बता पाओगे, अदरवाइज आप नहीं बता पाओगे। अब ये टॉपिक ऐसा है, इसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है, चांसेस कम रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के, बट हम इसको पढ़ने वाले हैं क्योंकि दिस इज वन ऑफ द, मैं बोलूंगी अच्छा टॉपिक है, आना चाहिए हर एक बच्चे को। तो यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 1 लिखना स्टार्ट करूं, तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट नंबर 1 लिखना स्टार्ट करूं तो तुम मुझे बताना हाँ या ना। पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी कैटायन की, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, कोवेलेंट करेक्टर के, बताओ। यस मैम। पक्का, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो उसके बाद मेरा बेटा, अगर मैं यहाँ पे एक चीज बोलूं, अगर मान लो मैं अब, क्योंकि यहाँ पे कैटायन और अनायन की बात हो रही है, ध्यान रखना, मैं एनायन की बात कर रही हूँ। एनायन का जो, लेट से चलो एक एग्जांपल ले लेती हूँ NaCl की। तो जो Na का कैटायन है उसमें कितनी ताकत है क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने का, वो आप देख रहे हो, बिकॉज आपको पता आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लूजली बाउंड है, तो वो उसी को ही खींचने की ताकत रखेंगे ना, यस और नो। तो जितनी जल्दी अनायन भागे भागे जाएगा कैटायन की तरफ, उतना उसका डिस्टोर्शन होगा, उतना ही क्या होगा मेरा बेटा, उसका कोवेलेंट करेक्टर उसमें ज्यादा होगा, ठीक है जी। चलो, तो अगर मैं सेकंड पॉइंट बात करूं साइज पे, तो तुम मुझे बताओ कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यस मैम। तो मेरा कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि अगर मेरा कैटायन का साइज छोटा है तो वो क्या करेगा, ज्यादा स्ट्रोंगली पुल करेगा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। और अगर मैं बात करूं अनायन के साइज को, तो ऑब्वियस ही बात है मेरा अनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा अनायन का साइज बड़ा है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होंगे, है ना। जैसे अगर मान लो मेरे पास ये है F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, तो आयोडीन का, आयोडाइड आयन का जो साइज है वो बड़ा है, सबको दिख रहा है यहाँ पे। तो जो आयोडीन का न्यूक्लियस है उसके अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे पकड़ क्या होगी, कम होगी, या यू कैन से होल्ड कम होगा, ठीक है। तो उसका पोलराइजिबिलिटी
ज्यादा होगा। ये हम ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, याद करो पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी बड़े वाले साइज ऑफ एनायन की ज्यादा होगी। तो यू कैन से जितना ज्यादा बड़ा एनायन का साइज होगा उतना ही क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर होगा। ठीक बात है, इतना सबको बताओ, क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं और पे भी और फैक्टर भी है क्या जिस पे डिपेंड करता है? यस, फोर्थ तुम्हारा फैक्टर है चार्ज वाला। चार्ज पे क्या होता है, जो चार्ज होगा कैटायन पे या अनायन पे, चार्ज कैटायन पे या अनायन पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर। बोलो, जितना ज्यादा चार्ज होगा, देखो कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना वो छोटा होगा तो उतना स्ट्रॉन्गली पुल करेगा। जितना अनायन पे चार्ज होगा उतना ही वो साइज में बड़ा होगा तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी और कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। तो ये मेन आपके 3-4 फैक्टर्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है जी? Yes, ठीक है। ma'am. उसके बाद एक फिफ्थ वाला फैक्टर आता है, ये जनरली हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं बट ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोवेलेंट करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ कलर। इसका मैं देखो एक्सप्लेनेशन पे बिल्कुल नहीं जाऊंगी, सिर्फ ये ध्यान रखना ये पॉइंट कि अगर मेरा बेटा, अगर कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है तो कोवेलेंट करेक्टर भी ज्यादा होगा। या तुम उल्टे तरीके से बोल सकते हो कि फजान्स रूल की ये वन ऑफ द एप्लीकेशन है। अगर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है तो कलर उसका इंटेंस होगा। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, AgF, AgCl, AgBr, AgI। तुम्हें दिख रहा है सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर AgI का है और सबसे कम AgF का है, बिकॉज सिल्वर सब में सेम है सेंट्रल एटम। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एनायन यू कैन कंपेयर द कोवेलेंट करेक्टर, राइट? और तुम्हें ये भी मालूम है कि AgF कलरलेस होता है, ये अपना व्हाइट कलर का होता है और ये अपना होता है क्या होता है, पेल येलो, और ये अपना डार्क येलो, है ना? तो आप देख रहे हो जिसका ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर है उसके कलर की इंटेंसिटी भी ज्यादा है। ठीक है, आप लोगों को मालूम है कलर किस वजह से आता है? ट्रांजिशन की वजह से आता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, आपको पता है आयोडाइड के केस में जो न्यूक्लियस है आयोडीन का, उसकी जो पकड़ है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो कम है। तो जब आप रेडिएशन डालोगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फटाफट एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चला जाएगा। इफ आई कंपेयर दिस टू ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, दैट इज वाई यहाँ पे जो कलर की इंटेंसिटी है वो ज्यादा आ रही है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पेपर में चांसेस आर वेरी वेरी रेयर कि ये वाला पॉइंट पूछेंगे, बट यस यू शुड नो। ठीक है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक अपने पास बेटा होती है नोबल गैस, इनर्ट गैस, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है आप लोगों को। एक अपने पास होती है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सुना है तुम लोगों ने? Yes, ma'am. सूडो इनर्ट गैस में क्या होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, जिसमें S2P6 और D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है। इनर्ट गैस में अपनी S2P6 होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी यहाँ पे, एक आपके पास NaCl है और एक आपके पास बेटा CuCl है। ठीक है, तो अगर मैं बेटा इनका कोवेलेंट करेक्टर कंपेयर करूंगी तो जो कोवेलेंट करेक्टर होगा, अभी मैं इसका एक्सप्लेन भी कर दूंगी इसको, जो कोवेलेंट करेक्टर होगा वो CuCl का ज्यादा होता है NaCl से। तो जहां पे सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है वहां पे कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होता है। हर टीचर इसको ऐसे ही बता के छोड़ देता है, लेकिन मैं बताऊंगी तो तुम मेरा सर खा दोगे मैम, हाउ? तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको कि ये CuCl का कोवेलेंट करेक्टर यहाँ पे ज्यादा क्यों रहता है। बट मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट हो सकता है पेपर के टाइम तुम्हें वो एक्सप्लेनेशन याद ना हो, तो ध्यान रखना। जिसमें सूडो इनर्ट गैस मतलब लगती इनर्ट गैस है लेकिन है नहीं, उस केस में कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो Cu प्लस Cl नेगेटिव होगा और यहाँ पे Na प्लस Cl नेगेटिव होगा। वॉइस इज नॉट कमिंग टू यू, बट मेरा तो सही आ रहा है वॉल्यूम, एक बार रिज्वाइन करो। ठीक है, चलो तुम मुझे ये बताओ कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 18, चलो मैं पूरा लिखती हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, क्या यही होती है?
Yes, ma'am. लेकिन अगर मुझे कॉपर की लिखनी है तो 4s में से इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगी। समझ पा रहे हैं आप सारे? और Yes. अगर मैं Na की लिखूं, ध्यान से देखेंगे, Na प्लस की लिखूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 तो होगा नहीं क्योंकि वो निकल चुका है, ये होगा। तो आप देख रहे हो ये आपकी सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। मैं वैलेंस शेल की बात कर रही हूँ, s2p6d10 और यहाँ पे s2p6। देखो इसके 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें देखो कितने हैं, 10, 6, 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आ रही है। मैं बोल रही हूँ, अभी मैंने सिर्फ ये बताया अर्पिता कि कॉपर प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी और Na प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, और कुछ भी नहीं बताया। इतना क्लियर हुआ सबको? ठीक है, Yes, ma'am. चलो अब थोड़ा सा और जाओ अंदर, जितना मैंने बताया है। अगर मान लो दोनों में जो अनायन है वो सेम है, राइट, तो यू कैन कंपेयर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ कैटायनिक स्पीसीज। एक बात बताओ, इन दोनों पे से जो कैटायन स्ट्रोंगली पुल करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन को, तो उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। हुस्नवाज, मुस्कान, अर्पिता, मुस्कान, पीयूष, Yes, ma'am. अक्षरा। भाई मैं इतना जोर दे के समझा रही हूँ, समझना चीजों को, नहीं तो मैं बता के निकल लूंगी यहाँ से किसी यूसीएल का ज्यादा होता है। ठीक है, अब तो मुझे ये बताओ, कॉपर में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? D10 में, मतलब डी में हो रही है, जबकि यहाँ पे तो पी में हो रही है। और तुम लोगों को पता है जो शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर है वो ये होता है SPDF। Yes, ma'am. गेटिंग माई पॉइंट? तो एक बात बताओ, अगर किसी में डी वाली शेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है तो उस केस में क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड ही नहीं करके रख पाएंगे ढंग से। गेटिंग माई पॉइंट? अगर कॉपर प्लस को Cl नेगेटिव को खींचना चाहेगा, दोनों क्या कर रहे हैं, Cu प्लस भी Cl नेगेटिव के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा है, Na प्लस भी खींच रहा है, तो कौन बेटर तरीके से खींच पाएगा? Z इफेक्टिव किस में ज्यादा होगा? कॉपर वाले के केस में होगा, क्योंकि इसमें डी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुई है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, खींचेगा क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ। तो CuCl में जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो NaCl से ज्यादा होगा। आया समझ में? बोलो। Yes, अब ma'am. तुम्हें आया? कल मैंने वो लिख के भेजा था, शायद तुम्हें ना आया समझ में। दिस इज द रीजन, और कहीं पे लिख लो ये रीजन। ये कोई बुक में नहीं लिखा हुआ रीजन, गूगल पे भी नहीं लिखा हुआ इवन। ठीक है, मेरे को भी मेरे टीचर ने ही समझाया था। ठीक है, तो तुम भी लिख लो ये कि किस वजह से होता है। हालांकि तुमसे वो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं पूछेगा एग्जामिनर, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए, जब इतनी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होता है उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, Z इफेक्टिव मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे और भी आ सकता है एग्जांपल। लेट से वो बोले तुम्हें एग्जामिनर AgI और KI में से किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो AgI का ज्यादा होगा। ठीक है, बोलो। हाँ, AgI का Yes. ज्यादा होगा, वही सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे मैं तुम्हें ना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ, वो लिख लो। ठीक है, ये लिख लो इसको, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखवा देती हूँ। मैं लिख के भी आई हूँ, जो जो काफी पॉपुलर एग्जांपल हैं, पेपर में आ सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। पहला LIF, LICL, LIBR और LII। ठीक है, तो LII का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, बिकॉज समझ रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एनाइन। ठीक है, तो मैं एक कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लिखवा रही हूँ। चलो सेकेंड एग्जांपल लिखो, SF2, SF4, SF6। कैसे बताओगे इसको? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। देख रहे हो ना, यहाँ पे +2, यहाँ पे +4, +6, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पे उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एनाइन, और यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो, चार्ज। ठीक है, और लिखो, तीसरा एग्जाम्पल लिखो। ये वो एग्जाम्पल है जो तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं,
और जो नीट में आ चुके हैं वो भी मैं करवा दूंगी तुम लोगों को क्वेश्चन। कैल्शियम क्लोराइड, FeCl2 और यहाँ पे FeCl3। देखो आयरन का जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा ना कैल्शियम से, क्योंकि कैल्शियम तो तुम्हारा उसमें आता है, किस में आता है, ग्रुप 2 में आता है, और आयरन डी ब्लॉक का है, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो कैल्शियम क्लोराइड का तो सबसे कम होगा कोवेलेंट करेक्टर। और FeCl2 और FeCl3 में से किसका ज्यादा होगा, FeCl3 का, बिकॉज Fe हैज +3 चार्ज। क्लियर है इतना? देखो यस मैम। चलो एक और एग्जांपल लिखो। स्ट्रोंशियम का क्लोराइड, SnCl2 का क्लोराइड यानी कि टिन का क्लोराइड, और कैडमियम का क्लोराइड। तो इसमें भी ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, देखो इसमें भी डी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रोंशियम और टिन में वही वैसे ही कंपेयर करोगे, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। ठीक है, ये लिख लो और एक और ऑर्डर लिखो। ये सब कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर है। अब इसमें तुम सोचोगे मैम जिंक, कैडमियम, मरकरी डाउन द ग्रुप तो साइज बढ़ रहा है कीटाइन का, फिर आपने ये कैसे लगा दिया? दैट इज व्हाई दिस ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि तुम ध्यान से देखो, मरकरी में F में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाएगी, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया इसलिए। हो भी जाएगा, इतना इतना कर लोगे, बस इतना ही ध्यान रखना है तुम्हें, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा वो। आई मतलब इतना मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है, ये लिख लेना आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, चलो अब हम वो क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए थे, जेई के और उसके नीट के। हाय दीपक, नमस्ते बेटा। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 2018 में आया हुआ था। तुम्हें कुछ नए क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे इससे, लाइक फजान्स रूल से, क्योंकि आए नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन्स नो कोवेलेंट बॉन्ड, किसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, आपसे ये पूछा था। वैसे तो कोई भी प्योरली कोवेलेंट और आयनिक नहीं होता है, बट इस क्वेश्चन को देखो करने का ट्राई करो। तुम्हारे पास KCl है, PH3 है, O2 है, B2H6 है और H2SO4 है। देखो दिमाग लगाओ, बेसिक इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स लगाओ। किस केस में जो होगा क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। अर्पिता कह रही है C, बाकी एक बार चेक करो। क्यों नहीं पता लग रहा भाई? थोड़ा बहुत तो बेसिक पढ़ा होगा ना बेटा इनऑर्गेनिक का। एक बार बताओ, PH3 नहीं पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन में तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा? ये कोवेलेंट बॉन्ड ही तो, और क्या है, ये नहीं पढ़ा क्या? ये भी नहीं पढ़ा क्या तुम लोगों ने? और H2SO4। तो इन सब में कोवेलेंट बॉन्ड है भाई। देखो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? C नहीं हो जाएगा? उसके बाद B कैसे आएगा बेटा? B ऑप्शन कैसे आएगा? H2SO4 आयनिक, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही। C ऑप्शन करेक्ट होगा। हो जाएगा जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हो। प्रिया, अक्षरा, अक्षरा हो जाएगा क्या? क्या मैम, क्या बोला आपने? मैं कह रही हूँ ये क्वेश्चन हो जाएगा। यस मैम। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ तुम लोग, थोड़ा सा जो H2SO4 है वो मेरा हाइपो, हैंड रेज करना, ये मेरा हाइपोवेलेंट कंपाउंड है या हाइपरवेलेंट कंपाउंड है? रेज योर हैंड। देखो मेरे दिमाग में आ गया ऑक्टेट रूल, तो मैंने पूछ लिया तुम लोगों से। अभिषेक, ये टाइम है क्या क्लास में आने का भाई? हैं? गुड इवनिंग मैम, सॉरी मैम। सो गए थे? नहीं मैम। चलो कोई नहीं, बाद में करती हूँ बात। अब जो छूटा है ना, मिस हुआ है, वो रिकॉर्डिंग देख लेना कल, ठीक है?
ओके मैम। हाँ चलो मेरे को जल्दी से हैंड रेस करके बताओ कि हाइपोवेलेंट है या हाइपरवेलेंट है। वेरी गुड दीपक, हुस्नवाज, अर्पिता, मुस्कान। मुस्कान आप बताओ। मुस्कान डीपी चेंज कर ली तुमने एम के? नो मैम, दूसरी आईडी से लॉगिन किया है। अच्छा बताओ। मैम ये हाइपरवेलेंट है। वेरी गुड, हाइपरवेलेंट है। तो मैं मान के चलूं तुम लोगों को ये चीजें मालूम है? देखो नहीं है तो पढ़ के आना, मतलब पढ़ी होनी चाहिए। पता है क्या पढ़ना है तुम्हें? देखो वैसे तो ऑक्टेट रूल इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट जो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल है वो इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए बकायदा। हालांकि उसने लिखा नहीं है कि हाइपोवेलेंट है हाइपरवेलेंट है। ध्यान रखना, हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मतलब जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, जैसे BF3 हो गया, BCl3 हो गया, BeCl2 हो गया, इनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाई इनको हम वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यू कैन से हाइपोवेलेंट कंपाउंड। हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होते हैं। जैसे सल्फर देख लो, इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 से ज्यादा है। गेटिंग माई पॉइंट? और ले लो, कोई ले लो, ClO4 नेगेटिव ले लो, जिसमें 8 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उनको हम हाइपरवेलेंट बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं सुपर ऑक्टेट बोलते हैं, या हम उसको एक्सपेंडेड ऑक्टेट के नाम से भी जानते हैं। जैसे PCl5 है, फॉस्फोरस के पास 5 होते हैं, +5 जोड़ के ऐसे भी तुम निकाल सकते हो, तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। और जिनमें बिल्कुल एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड, जैसे CH4 हो गया, SiCH4 हो गया। ठीक है, तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। तो ये लिमिटेशंस भी ऑक्टेट रूल की। तो आप लोगों को ये हाइपो हाइपर ये सब भी पता होना चाहिए। गुड इवनिंग शिक्षा। हाँ बोलो मुस्कान। मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कोवलेंट बॉन्ड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है ना, pH3 पढ़ा है, O2 का। यस मैम। यहाँ पे देखो ना, जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं वो जनरली आपके आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो ना, बोरोन आपका क्या है? बोरोन आपका ग्रुप 13 का है, और सल्फर आपका कहाँ है? P ब्लॉक में आ रहा है। तो ये सब कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, मैं भी बीच बीच में आपका रुक जा रहा है, ये प्रॉब्लम मेरी साइड से है या आपकी? तुम्हारी साइड से रुक रही है क्या मेरी आवाज बीच बीच में? नो मैम। अर्पिता, नेटवर्क इशू है आई गेस तुम्हारी साइड से। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, कोवेलेंट करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। करो, शाबाश, सोल्व करो। अभी तो पढ़ाया मैंने, इतना एक्सप्लेन किया। साक्षी, अभिनव, अभिषेक, डिम्पल, हुस्नवाज, दीपक। ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट आयनिक करेक्टर। लीस्ट आयनिक का मतलब क्या हुआ अभिषेक? मैम जो सबसे कम आयनिक होगा। मतलब वो सबसे ज्यादा कोवेलेंट होना चाहिए फिर, राइट? अब चेक यस करो मैम। इसमें से कौन होगा, कौन सा वाला होगा। हाँ अभिषेक, तुमसे ही पूछ रही हूँ। मैम डी लग रहा है। ठीक है, तो RbCl सबसे तुम कह रहे हो ज्यादा आयनिक होगा, राइट? यस मैम।
तो देखो मेरे पास ऑप्शन में LiCl है, MgCl2 और RbCl है। तो यहाँ पे आप कैसे किसके बेसिस पे बात करोगे? आयनिक के केस में क्या होगा, देखो ग्रेटेस्ट आयनिक का करेक्टर का मतलब क्या होगा, वो सबसे कम कोवेलेंट होगा। तो यहाँ पे तो साइज बड़ा है ना कैटायन का, तो वो तो कोवेलेंट कम होगा, यानी कि आयनिक ज्यादा होगा। यानी कि बिल्कुल ठीक है कि रुबिडियम क्लोराइड इज मोर आयनिक, है ना। लेकिन अगर अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे, BeCl2 और MgCl2, तो अभिषेक इसमें से बेरिलियम क्लोराइड ज्यादा कोवेलेंट है या मैग्नीशियम क्लोराइड ज्यादा कोवेलेंट है? कैटायन का साइज छोटा बेरिलियम का है ना, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। तो कैटायन का साइज छोटा है तो वो ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा, यानी कि लीस्ट आयनिक करेक्टर होगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, यस मैम। ये वाला करो क्वेश्चन। ये जितने मेरे को मिले मैं सारे ले आई भाई क्वेश्चन। अब रिसेंट ईयर में कोई था ही नहीं क्वेश्चन। चलो ये वाला करो। हैंड रेज करोगे? कोवेलेंट, अरे नहीं अर्पिता हैंड रेज बेटा। कोवेलेंट बॉन्ड करेक्टर फॉलोज द ऑर्डर। टिम्पल, मुस्कान, हुस्नवाज, मुस्कान, दीपक, वेरी गुड। LiCl है, BeCl2 है, BCl3 है और CCl4 है। अब सब में क्लोरीन तो भाई साहब सेम ही है, मतलब क्लोरीन ही है। चार देखो फिर इसके बेसिस पे देखो भाई, कैसे देखोगे? चार देखो, कार्बन पे +4, इस पे +3, इस पे +2, इस पे +1। तो हायर द चार्ज ऑन कैटायन, हायर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बोलो? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। बन जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ये लैटिस एनर्जी वाले क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगी, ठीक है, मतलब लाइक लैटिस एनर्जी वाले क्लास के बाद टाइम होगा तो, वरना नेक्स्ट क्लास में। पहले मैं ये वाला टॉपिक कराना चाहती हूँ क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। VSCPR थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। देखो अगर रेगुलर लेक्चर के हिसाब से चलोगे तो पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया जाता है, फिर आपको VSCPR थ्योरी पढ़ाया जाता है। वेस्पर थ्योरी कोई नहीं बोलेगा, वेस्पर थ्योरी गलत होता है। मैं भी बोलती थी, मेरी टीचर बोलती थी वेस्पर क्या होता है। VSCPR थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, राइट। हाइब्रिड अब हम क्या करेंगे, अब हम डिटेल लेक्चर तो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इकट्ठे लेके चलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, वाइपर थ्योरी सही है। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, जो VSCPR थ्योरी के एक तो तुम्हें पोस्टुलेट्स मालूम होने चाहिए। उसमें जो बेसिकली VSCPR थ्योरी में हम क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की बात करते हैं, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन में आप लोगों को पता ही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को पढ़ाई जाती है। अब सुन लो कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को पढ़नी है। SP पढ़नी है, SP2 पढ़नी है, SP3। अच्छा मुझे वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाले एकदम मजे वाले क्लियर हैं, और जिनको ये पता है 3 लोन पे 2 लोन पे तो T शेप होती है, फलाना फलाना ये होता है। किनकी कमांड अच्छी है इस टॉपिक पे, हैंड रेज करो। और झूठे मत करना प्लीज, बी ऑनेस्ट। 6 बच्चों की? अक्षरा क्यों नहीं है भाई? अक्षरा तुम्हें तो करना था ये, अपा तो तुम तो बहुत टाइम पहले से कर रही हो ये। सिर्फ 6 बच्चों की अच्छी है, बाकी नहीं है? चलो ठीक है, फिर तो गलत बात है भाई, फिर काम नहीं बनना। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आप अपने समझ लो 4 नंबर कटवा दे रहे हो पेपर में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल आया। पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखना, थक जाओगे क्वेश्चन करते करते। इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं खत्म होंगे, इतने क्वेश्चन है इस टॉपिक के। तो ये आपको हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को करनी है, SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3। आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पे
हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसमें क्या होता है, sq ऑर्बिटल और कोई भी p वाली px py pz हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होती है। sp2 में कोई भी p की दो px py है ना, या py pz कोई भी दो इन्वॉल्व होती है। और sp3 में sq ऑर्बिटल और px py pz ये इन्वॉल्व होती है। sp3d में क्या होगा, सुना है ना ये। और d की कौन सी होती है, dz स्क्वायर, ध्यान रखना आने वाला नीट में क्वेश्चन इस साल। और s इसमें p की तीनों और d की कौन सी यूज होती है, याद है, dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। और इसमें sp3d3 में कौन सी होती है, मालूम है क्या, बोलो। इसमें कौन सी होती है, कौन बताएगा। नहीं पता किसी को भी, dx वाई और dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। बाकी ये मैं एक बार चेक कर लूंगी, मेरे माइंड से भी स्किप हो रहा है, इसमें d की कौन सी ऑर्बिटल यूज होती है। ये तीनों, ये वाले जो मैंने यहाँ पे sp3d2 तक लिखवाया है, ये आपको सबको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो पूछ सकता है कि sp3d में कौन सी d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। ध्यान रखना इसका, मैं अभी 2 मिनट बाद चेक करके बताती हूँ, ठीक है। और ध्यान रखना हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो है पाई बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, सिग्मा बॉन्ड ही बनते हैं। क्लियर है, बोलो हाँ के ना। उसके अलावा तुम्हें ये निकालना आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन नंबर कैसे निकालते हैं, या स्टीरिक नंबर भी बोल सकते हो। तो हाफ ऑफ नंबर ऑफ, आता है ना ये फॉर्मूला, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम में, बोलो, प्लस Yes, ma'am. मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम मतलब समझ रहे हो, जो एक बॉन्ड तो बना ही रहा है, जैसे आपके हाइड्रोजन और हेलोजन, गेटिंग, हाइड्रोजन हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। उसके अलावा प्लस और माइनस चार्ज, अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल पे प्लस का चार्ज है, जितना प्लस का चार्ज है उतना माइनस कर देना, और जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ऐड कर देना, ये तो तुम लोगों को मालूम है। जैसे Na+ में हम क्या करते हैं, 11 - 1 करते हैं, Cl नेगेटिव में क्या करते हैं, 17 + 1। तो जितना नेगेटिव होगा उतना ऐड कर देना, जितना भी हो, -2 हो तो +2 कर देना, -1 हो तो +1 कर देना, और जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना माइनस कर देना, ठीक है, बोलो हाँ के ना। तो Yes, यहां से तुम्हारा क्या निकल के आएगा, हाइब्रिडाइजेशन नंबर। अगर तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 निकल के आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, लीनियर होती है ज्योमेट्री। अगर तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 निकल के आता है sp2, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। आई होप समझ में आ रहा हो, ये मालूम होना चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। 4 होगा sp3, टेट्राहेड्रल। 5 होगा तो sp3d ट्राइगोनल बायपिरामिडल। 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 दैट इज ऑक्टाहेड्रल। और अगर तुम्हारा 7 हाइब्रिडाइजेशन नंबर होगा, जो कि बहुत ही कम पूछा जाता है, उसमें होगा तुम्हारा वो क्या बोलते हैं उसको, पेंटागनल, बोलो, सो गए क्या, पेंटागनल, bipyramidal. हाँ बोलो फिर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक बात है। चलो Yes, ma'am. इसके बाद ये रही एनसीईआरटी की तुम्हारी क्या, एनसीईआरटी की टेबल जो तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। अब तुम्हें ध्यान में रखने हैं 2 बातें, क्या, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या होता है, क्या ये दोनों सेम है, शेप और ज्योमेट्री, नहीं No, मैम, ma'am. नो मैम। शेप और ज्योमेट्री सेम नहीं है। शेप में आप सिर्फ बॉन्ड पेयर को काउंट करोगे, लोन पेयर को काउंट नहीं करोगे। ज्योमेट्री में अगर उसने पूछा तो आप वहां पे बॉन्ड पेयर भी काउंट करोगे। बेंट वाला प्लेनर होता है, नहीं बेंट वाला तो एंगुलर होता है ना, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन, यस हाइब्रिडाइजेशन ट्रायगोनल प्लेनर होगी, बट शेप उसका बेंट होगा। ज्योमेट्री में आप बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों ही काउंट करते हो, क्लियर है। जैसे एग्जांपल्स करवाना चालू करती हूँ, आ जाओ। तो यहाँ पे अगर तुम एनसीईआरटी की बुक ओपन करोगे, अभी नहीं करना, घर जाके करना, तो ये यहाँ पे टाइप दे रखे हैं कुछ,
यहाँ पे ए क्या है तुम्हारा सेंट्रल एटम है, बी क्या है बॉन्ड पेयर है, और ई क्या है लोन पेयर है। तो सबसे पहले बात की हुई है, अगर किसी में 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आ जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए, उसका ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होगा और शेप क्या होगा बेंट। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, मान लो मैं ले लेती हूँ वो SO2 ले लेती हूँ। SO2 लेना, एक बार निकालना, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सल्फर में बताओ? 6. 6 कुछ होते हैं। क्या 2 को तुम कंसिडर करोगे? नहीं, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ डाइवेलेंट, नहीं ऐड करोगे, मोनोवेलेंट को करना होता है। तो ये कितना आएगा 3। अगर ये 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। तो sp2 ज्योमेट्री तो प्लेनर होगा, लेकिन यहाँ पे देखो जितने भी सेंट्रल एटम के साथ साइड एटम होंगे उतने तुम्हारे बॉन्ड पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे 2 हैं तो 2 बॉन्ड पेयर होंगे और एक क्या होगा बच गया जो लोन लोन पेयर। पेयर. तो यहाँ पे इसका शेप ऐसे होगा। तो आपको ये क्या दिख रहा है? एंगुलर, या यू कैन से बेंट शेप या वी शेप। क्लियर है ये वाली बात? यस ठीक मैम. है। तो ये तुम्हें टिप्स पे मालूम होना चाहिए। तुमसे कोई सपने में भी पूछे ना कि 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर में क्या शेप होती है, तो तुम्हारा दिमाग एकदम घूमना चाहिए क्या होती है, नहीं तो गया पानी में फिर 4 नंबर। जैसे 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर किसमें होते हैं? अमोनिया में, है ना। काफी अच्छा एग्जांपल है। डायगोनल बाय आपका टेट्राहेड्रल इसका वो होता है ज्योमेट्री, एंड जो शेप होता है वो पिरामिडल होता है। निकाल के देख लो, हाफ ऑफ 5 + 3 कितना होगा? 4। तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो वो वाली शेप क्या होती है? बेंट होती है, लेकिन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। याद है ये? नहीं याद है तो जल्दी मेरे साथ साथ लिखते जाओ अपनी रफ नोटबुक में, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो तो कैसी शेप होती है? जल्दी बोलो मेरे साथ साथ, सीसो शेप होती है। सीसो शेप होती है, झूले की तरह। झूले, ये तुम्हारा दोस्त, ठीक है, ये देखो ऐसी सीसो शेप होती है 1 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर कैसी शेप होती है? टी शेप होती है। निकाल सकते हो ना? जैसे मान लो Clf3 का मुझे बताना, निकाल लोगे? हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं क्लोरीन में? जल्दी बोलो। 7 होते हैं। 7. 7 प्लस कितने हैं साइड एटम? 3। ध्यान रखना मोनोवेलेंट होने चाहिए। तो 10/2 5। तो 5 में से 3 तो बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो जाएंगे और 2 किसमें हो जाएंगे? लोन पेयर में। लोन पेयर. ठीक है। और लोन पेयर कहाँ पे ऑक्यूपाई होने चाहिए बोलो? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। मालूम है ये चीज क्या? sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ध्यान रखना, जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि ट्रायगोनल बायपिरामिडल में 2 तरह की पोजीशंस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। ये 180 पे एक्सियल बॉन्ड्स हैं और इक्वेटोरियल पे देख पा रहे हो आप 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है। तो लोन पेयर आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है। अगर तुमने एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर रख दिए तो वो इक्वेटोरियल से क्या खाएगा? रिपल्शन खाएगा 3 इक्वेटोरियल से। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही आपको लोन पेयर रखने हैं इन केस ऑफ sp3d। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन में सारे बॉन्ड इक्वल नहीं होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स बड़े होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से। यस और नो? यस. Yes, ma'am. गिव मी थम्स अप जिसको हाँ मैम, हाँ ये तो है। ठीक है। और क्या ध्यान रखना है इसके अंदर? जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, बेंट रूल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेंट रूल क्या कहता है बस ये सुन लो क्या कहता है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, मैं किसकी बात करूं? ये सब मैं कहानी बता रही हूँ sp3d की। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किस पे प्रेजेंट होना चाहिए? एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है जी। उसके अलावा अगर 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होंगे, अभी मैं तुम्हारा टेस्ट लेती हूँ, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होंगे तो क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल शेप होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होंगे तो स्क्वायर प्लेनर होगा शेप और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। बोलो हाँ के ना? ठीक है। Yes. चलो तुम्हारा टेस्ट लेती हूँ। चलो चलो हैंड रेस करना है, तुम लोगों को हैंड रेस करना है। चलो मुझे बताओ
मुझे ये बताओ, जिसमें 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होगा, शेप क्या होगी? हैंड रेस करते जाओ। 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होगा तो शेप क्या होगी? हाँ दीपक आप बताओ। मैम सीसा। 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, वेरी गुड, सीसो होगी। क्लियर है सबको? 5 Yes, बॉन्ड ma'am. पेयर और 1 लोन पेयर में क्या होगा अभिषेक? 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर में शेप क्या होगी? मुस्कान आप बताओ, भूल गया मैम स्क्वायर अभिषेक। पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर में शेप क्या होगी? अर्पिता, अभिनव, अर्पिता बताएगी। स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर होगी, शाबाश। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर में क्या होगा अभिषेक? मैम वी शेप और 2 बेंड शेप। वेरी गुड, वी शेप और बेंड शेप होगा, बहुत बढ़िया। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर में क्या होगा हुस्नवाज? 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर में क्या होगा हुस्नवाज? चैट बॉक्स में डाल दो, जिसको पता है वो हैंड रेज कर सकता है। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, और दूसरा रेडी रखना, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर में क्या शेप होगा? चलो चैट बॉक्स में बता दो, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर में कौन सा शेप होगा? चलो चलो जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। पिरामिडल होगा। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर कह रही हूँ, पिरामिडल। और 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर में कौन सी शेप होगी? टी शेप होगी। ठीक है जी, चलो अब वेरी गुड। अब ये कुछ एनसीईआरटी की लाइंस हैं, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। सबसे पहले अगर मैं SO2 की बात करूं तो मेरे सभी बच्चों को पता है SO2 का जो शेप है वो बेंट होता है। लेकिन अगर तुम्हें मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो वैसे तो प्लेनर में 120 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होने की वजह से लोन ये थोड़े दूर भागेंगे तो ये थोड़ा सा पास में आएंगे, तो इनका एंगल 120 से रिड्यूस होके 119.5 डिग्री पे चला जाता है। रीजन क्या लिखोगे? रीजन बोलोगे ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और ये कौन बताता है? ये तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन बताती है, जो कि जहां से क्वेश्चन आएगा पेपर। क्लियर है? सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर में, ये VSCPR का पोस्टुलेट है। फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर में। गेटिंग माई पॉइंट? और दूसरा तुम ये भी ध्यान रख सकते हो, अगर मान लो मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड है, मान लो डबल बॉन्ड है या, तो मल्टीपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में उससे कम होती है, और सिंगल बॉन्ड में सबसे, बोलो, कम रिपल्शन होती है। चले आगे। क्लियर हुआ वाई SO2 हैज एंगल ऑफ 119.5 डिग्री? बोलो। Yes, ma'am. लेकिन यू शुड नो द रीजन, यू शुड नो द रीजन, दैट इज वाई मैं यहाँ पे स्निपेट लगा के आई हूँ एनसीईआरटी की, ताकि तुम्हें दिखे एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अमोनिया, अमोनिया क्या है मैम? होता तो ये टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल का कायदे से एंगल तो 109 होना चाहिए, लेकिन इसका 109 से रिड्यूस होके 107 हो जाता है। वाई? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, तो ये बॉन्ड थोड़े अंदर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो SO2 का अमोनिया से ज्यादा होता है बॉन्ड एंगल, ये नीट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसका एक भाई भी है वोटर, वोटर, मुझे एक बार देख लेने दो, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। यस, वोटर में क्या होता है सबको पता है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होते हैं, तो इसमें भी तो कायदे से 109 डिग्री एंगल होना चाहिए था, बिकॉज टेट्राहेड्रल है। लेकिन यहाँ पे देखो घमासान युद्ध चल रहा है, और घमा या सान युद्ध चल रहा है तो बहुत दूर भागेंगे, क्योंकि ज्यादा रिपल्शन खा रहे हैं, तो ये पास आ जाएंगे, और इतना पास आएंगे कि 109 से एंगल घटकर कितना हो जाएगा, 104 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। क्लियर है? यस Yes, ma'am. पक्का बेटा, यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है सीसो, तुमने मेरे को बड़े अच्छे से कहा मैम सीसो, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक बार तो या तो लोन पेयर तुम यहाँ पे लगाओ, ये तो एक बन सकता है पॉसिबल,
या फिर तुम लोन पेयर यहाँ लगाओ, ऊपर वाला बनाऊं या नीचे वाला बनाऊं, बताओ, ए बनाऊं या बी बनाऊं? ए बनाऊं? एक्सेल पे लोन पेयर लगाऊं? रिपल्शन खाओगे क्या तीन इक्विटोरियल से? बी वाला बनाऊंगी, बी वाला मोर स्टेबल। अभी तो बोला इक्विटोरियल पे ही लोन पेयर लगाना है, तो तुम्हें पेपर में ऐसे ही मिलेगा, तीन चार तुम्हें स्ट्रक्चर बना के दे देंगे और बोलेंगे बताओ भाई कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इधर आओ, इधर आओ। द लोन पेयर प्रेजेंट एट एक्सियल पोजीशन, सो देयर आर थ्री लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री। लेकिन बी में वो कह रहे हैं कि लोन पेयर इक्विटोरियल पे है, तो देयर आर टू लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, तो बी ज्यादा स्टेबल है, दिस इज द रीजन। फिर वो कह रहा है द शेप नोन एज बी, इसको हम सीसो को यू कैन ऑल्सो से डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रन बोल सकती हूँ, हाँ या ना? डिस्टोर्टेड मतलब समझ के बिगड़ा हुआ, बोलो, बोल सकती हूँ? क्या बोल रहा है ये? डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रन भी बोलते हैं, ए फोल्डेड स्क्वायर भी बोलते हैं, ध्यान से देखो तो, और सीसो भी बोलते हैं। तो इन तीनों में से कुछ भी पेपर में आ जाए, टिक लगा के आ जाना, तीनों ही बात है। फिर कहोगे मैम फोल्डेड स्क्वायर क्या होता है, हमने तो कभी पढ़ा नहीं। ठीक है, तो डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रन, ए फोल्डेड स्क्वायर, या यू कैन से सीसो। ठीक है, इनमें से कुछ भी लिखा मिले तो समझ जाना सीसो की ही बात हो रही है। उसके बाद आओ ClF3 की बात करो। ClF3 में देखो तीन स्ट्रक्चर एनसीईआरटी बना के देती है, तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ABC? ए वाला होगा, कंफर्म करेंगे सारे बच्चे, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा? ए वाला। क्यों होगा ए वाला? क्योंकि जो लोन पेयर है वो देखो कहाँ पड़े हैं, दोनों इक्विटोरियल इक्विटोरियल पे हैं। सारे कंफर्म करो जितने भी यहाँ पे तुम 24 बच्चे बच्चे बैठे हो। और बी वाले में देखो एक एक्सियल पे एक इक्विटोरियल पे, सी वाले में दोनों ही एक्सियल पे है, तो विच वन इज मोर स्टेबल? ए वाला, फिर बी वाला उससे कम, सी वाला सबसे कम। पेपर में आएगा ऐसे तुम्हारे। ठीक है, बोलो। ठीक है जी, चलो। इसके अलावा एक पॉइंट मैंने यहाँ मिस कर दिया, ध्यान रखना। जो वोटर है वो आपका बेंट शेप भी है और डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी है, देखो इधर, देख रहे हो? तो एग्जामिनर ये भी बोल सकता है, तो घबराना मत मैम, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल थोड़ी ना होता है वोटर, बेंट होता था, आपने बताया था। तो बेंट लिखे, एंगुलर लिखे, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल लिखे, घबराना नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की भावनाओं को समझो, ये क्यों डाला हुआ है। और अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, पिछले 2-3 साल का एनालिसिस बताऊं, तो वो एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, चलो चलें क्या, अब कुछ क्वेश्चन लगा लें ताकि पता चले कितना पल्ले पड़ा। चलो पहला क्वेश्चन करो। और लगे हाथ दूसरा भी कर दो, आई नो दोनों ही आसान है, अभी किया हम लोगों ने। यस, मैं एग्री करूंगी अर्पिता, एनसीईआरटी की आसानी से नहीं आती है लैंग्वेज समझ में। ठीक है, बट ठीक है, पेपर ही बनना उसी में से है, तो हमें समझना पड़ेगा कि वो क्या कहना क्या चाह रहा है। करो करो, दोनों क्वेश्चन लगाओ इसको फटाफट और फिर बताना मेरे को, जल्दी से लगा लो। चलो चैट बॉक्स में बताओ क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा, लोन पेयर कितने होंगे सेंट्रल एटम पे? ध्यान रखना उसने सेंट्रल एटम पूछे या टोटल पूरे पूछे हैं। ए होगा क्या? ए या बी? बी होगा ना, दो लोन पेयर होते हैं ClF3 में, तीन बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर। सेकंड का बता दो, प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग, बी होगा क्या? नीचे वाले का बताओ। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम बीच में होती है भाई, लोन पेयर में ज्यादा होती है।
चलो ये वाला करने का ट्राई करो और हैंड रेस करना। शाबाश। क्या पूछा है? फोल्स पूछा है बेटा, ध्यान रखना, फोल्स। बेटा अर्शित, जो भी नाम है आपका, प्लीज आप ऐसे चैट बॉक्स में नहीं लिखेंगे। चलो चलो फटाफट करो, आता है भाई तुम्हें, बोन एंगल ही तो कंपेयर करना है, आपको बताना है कौन सा गलत स्टेटमेंट है। क्या कहते हो डिम्पल? कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है? आराम से पढ़ लो। डी। देखो मैं बता देती हूँ एक बार, इसमें देखो क्या बोला कि एच ओ एच बोन एंगल जो है वोटर में वो छोटा है, ये तो ठीक है ना, वोटर में लोन पे रिपल्शन की वजह से 104 रह जाता है, इसका 107 है, ये ठीक है। इसे बोल रहा है CH4 का बॉन्ड एंगल जो होता है वो अमोनिया से ज्यादा होता है, यस, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है तो 109 परफेक्ट रहता है इसका, टेट्राहेड्रल वाला इसमें कम रहता है। CH4 का, NH3 का और वोटर का सबका बॉन्ड एंगल 90 से ऊपर है, ये भी ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं वोटर का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है मीथेन से, ये गलत है, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये करो। ओके इससे पहले ना ये रुको, ये क्वेश्चन मत करो, रुक जाओ, जिसको पता बहुत अच्छी बात है, मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखवाना चाहती हूँ, लिखना एक बार, लिखना एक बार, पॉइंट लिखो, हाउ टू कंपेयर बॉन्ड एंगल। ठीक है, इधर आओ, बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन काफी आते हैं पेपर में, तो मैं इसका तरीका बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो प्रायोरिटी के बेसिस पे हम चेक करते हैं। सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो हमें ये देखनी है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है मेरा बेटा, सबसे पहले हमें चेक करनी है सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर वो अलग है, लेट से कि एक की sp है, sp2 है, sp3 है, तो तुम लोग इसके बेसिस पे बता सकते हो बॉन्ड एंगल। पता है ना, sp का सबसे ज्यादा 180 होगा, इसका 120 होगा, इसका 109 होगा, तो सबसे पहले यू नीड टू चेक द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। अगर वही डिफरेंट है तो तुम एंगल का पता लगा लो, ठीक है। सेकंड, मान लो हाइब्रिडाइजेशन जो है सेंट्रल एटम की सेम है, if hybridization of central atom is different, या different नहीं, same, then compare bond angle on the basis of lone pair। क्लियर है? लोन पेयर, जैसे CH4, अमोनिया, वाटर, सब में तीनों में देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, देख रहे हो ना। यू हैव टू चेक ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर। वाटर में लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा। अमोनिया में क्या है, अमोनिया में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, और CH4 में कोई भी नहीं है, तो ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या चेक करना है, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन, अगर वो डिफरेंट है ठीक है। अगर मान लो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, देन आप बॉन्ड एंगल को कंपेयर करोगे लोन पेयर के बेसिस पे। इतना क्लियर हुआ तुम लोगों को? यस। Yes, ma'am. तीसरा पॉइंट चेक करोगे, अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और लोन पेयर भी सेम है, तो क्या करोगे, कोई बताएगा मुझे? लोन पेयर सेंट्रल एटम सेम है, Negative. वेरी गुड, ये भी सेम है, तो क्या करोगे,
कंपेयर बॉन्ड एंगल ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप जिन्होंने भी रिकॉर्डिंग्स देखी हैं वो ये वाले पॉइंट्स कवर किए होंगे। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास है ये क्या बोलते हैं, अमोनिया वाला ले लेती हूँ मैं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब्यमान, ठीक है, आर्सेनिक का हाइड्राइड, एंटीमनी का और बिस्मथ का। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे, देखो इधर, सब में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, तो कैसे करोगे? देखो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। देख रहे हो, ये जो बॉन्डिंग पेयर वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो इनमें क्या होंगी? रिपल्शन होगी, रिपल्शन होगी तो एंगल क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। बोलो यस और नो। Yes, ma'am. आप कंपेयर कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं। जब आप यहाँ पे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है, कम हो रही है, तो खींचेंगे कम, खींचेंगे कम, तो बॉन्ड पे रिपल्शन कम होगी, तो एंगल क्या हो जाएगा? बोलो, कम हो जाएगा। और इन सब का एंगल जो है 90 के आसपास रहता है, लेकिन अगर आपको ऑर्डर लगाना हो तो ये ऑर्डर होगा। सेम वाटर की मतलब ऑक्सीजन की फैमिली। ओ सर सीधा प्रॉब्लम, इसमें भी क्या करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यू कैन एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा एक और पॉइंट आता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं है। फोर्थ पॉइंट, अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, सुन लो ध्यान से क्या बोल रही हूँ, अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है सेंट्रल एटम पे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेंट्रल एटम की सेम है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या करें फिर? फंस गए हम तो। क्या करेंगे? कोई बताएगा? तो हम बॉन्ड एंगल कंपेयर करेंगे, देन कंपेयर bond angle on the basis of size of terminal atom। ठीक है, कैसे मैम? जैसे मान लो मेरे पास है OF2, OCl2 और OBr2, तो तुम देखो सब में हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम और अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम सब में बराबर है। ध्यान से देखो, तो अब हम इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ टर्मिनल एटम, जो इसके साइड एटम जुड़े हुए। एक बात देखो, ब्रोमीन सबसे बड़ा, क्लोरीन उससे बड़ा और फ्लोरीन सबसे छोटू। तो जो बड़ा बड़ा है इनके क्लाउड में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन होगा तो दूर भागना चाहेंगे, दूर भागेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा। तो यस, Br वाले का ज्यादा होगा, तो ऑर्डर शुड बी लाइक दिस। ठीक है, ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट बताया है नीट में अभी तक नहीं आया है, पहले 3 पॉइंट से ही पूछता है वो, लेकिन ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं बॉन्ड एंगल, या यू कैन से कि इन 4 फैक्टर की हेल्प से यू कैन इजिली प्रिडिक्ट द बॉन्ड एंगल। ठीक है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, डिफरेंट है तो मजेदार है। सेकेंड, हाइब्रिडाइजेशन मान लो सेम है तो लोन पेयर चेक करो, हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर दोनों सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो। अगर ये तीनों फैक्टर ऊपर वाले सेम है तो फिर साइज ऑफ साइड एटम, जितना साइड एटम का साइज होगा उतना बॉन्ड एंगल होगा। दैट्स इट, खत्म कहानी। क्लियर है? इतना ही नॉलेज होना चाहिए इस टॉपिक से। ठीक है, अब एक काम करो, क्वेश्चन लगाओ। पहला क्वेश्चन देखो, द कंपाउंड दैट हैज लार्जेस्ट MHH बॉन्ड एंगल, करके बताओ मुझे, छोड़ूंगी नहीं अभी, क्वेश्चन करवाऊंगी पहले तुमसे बहुत सारे। चलो बताओ मेरे को, किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा? कौन बताने वाला है? पीयूष तुम बताओ। अभिषेक तुम बताओ। मैम मीथेन। मीथेन का होगा, क्योंकि बाकी सब में लोन पेयर है, रिपल्शन वाला फैक्टर होगा तो एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये करो।
दोनों कर लो सोल्व इसको। लगाओ लगाओ, हाइब्रिडाइजेशन नंबर से निकालो। थर्टी सेकेंड्स और दे दूं? हाँ जी, मुस्कान आप बताओ। मैम सेकंड होगा। है मुस्कान कुमारी आप बताओ। मैम पहले वाले का तो स्टेरिक नंबर 7 आ रहा था मैम, ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। और मैम सेकंड वाले में जो स्टेरिक नंबर है वो 5 आ रहा है। एक सेकेंड, 7 आ रहा है तो ऑक्टाहेड्रल कैसे होगा? तो 6 में होता है ना। यस मैम। तो 7 के लिए तो वो होता है ना अपना पेंटागोनल प्लेनर। यस मैम, ए ऑप्शन होगा। पेंटागोनल। और अपना इसके लिए क्या होगा? XeO3F2 के लिए हाफ ऑफ 8+2। ऑक्सीजन को काउंट नहीं करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5। यस। तो इसके लिए ट्रायगोनल बायपिरामिडल होगा। ठीक है, यस मैम। शेप बतानी है। चलो आगे करते हैं। इसका बताओ, मोलिकुलर ज्योमेट्री कह रहे हैं SF6 की ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं SF4 की ज्योमेट्री क्या होगी? लोन पेयर को काउंट करके बताना है तुम्हें। बताओ, कोई भी बता दो। बी मैम ऑप्शन। ट्रायगोनल बायपिरामिडल। बी ऑप्शन, ट्रायंगल बायपिरामिडल। अगर लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे तो सीसो या फोल्डेड स्क्वायर। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, दोनों करके मुझे बताना। करो करो, शाबाश। देखो तुम्हें ही करना है, मेरे तो कुछ फायदा नहीं होगा सॉल्व करने से। तुम करो, बेशक ले लो टाइम, कोई नहीं। हुस्नवाज आप बताओ, पहले वाले का ICL5 और ICL4 नेगेटिव। हुस्नवाज को पता था, मेरे से पूछेगी मैम। सी होगा क्या? ICL5 में देखना क्या है, हाफ ऑफ आयोडीन में 7 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 क्लोरीन बिकॉज मोनोवेलेंट है। तो कितना हो जाएगा? 12/2 6। तो 6 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या पूछा है? ओके,
तो ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल होगी बट शेप इसका स्क्वायर पिरामिडल होगा। ICl4 नेगेटिव में क्या होगा, हाफ ऑफ 7+5, तो कितना हो जाएगा 6। तो इसमें 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो इसमें तो डी हो जाएगा ना हुस्नवाज। हाँ मैम यही तो करते हो तुम लोग जल्दी जल्दी में, तो गाड़ी छूट रही है तुम लोगों की, पेपर में टेस्ट में भी छूटती है, यहाँ पे भी छूट रही है। चलो नीचे वाला बताओ किसकी है? ये तो अभी करा दिया। sp3d2 किसकी होगी हाइब्रिडाइजेशन? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है फर्स्ट की होगी। चलो ये करो, ये क्वेश्चन लिखो, नीट 2025 में आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3 नेगेटिव। अब ध्यान से सुनना, टोटल पूछे उसने, सेंट्रल एटम पे नहीं पूछे, तो इसको आराम से करो। I3 नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला मॉलिक्यूल। जिसका होता जाए वो नीचे वाले भी करते जाए। क्या हो गया, अटक गए क्या? नहीं हो रहा, पहले में ही अटक गए क्या? I3 नेगेटिव को पता है कैसे लिखते हैं? बताया था कभी, मतलब जिसने पढ़ा है। II2 नेगेटिव ऐसे करके लिखना होता है इसको। तो हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब दिस इज योर सेंट्रल एटम आयोडीन, और ये 2 आयोडीन बिहेव एज अ साइड एटम। तो 7+2 माइनस के नाम का +1 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5। तो 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो इसका देखो इस तरीके से बनता है, देख रहे हो? ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री रहेगी बट शेप इज लीनियर, 180 डिग्री एंगल है। अब उसने अगर मान लो पूछता ना सेंट्रल एटम पे लोन पेयर, तो तुम्हारा आंसर 3 होता। अब उसने पूछा टोटल लोन पेयर, तो ये भी काउंट करने रहेंगे। तो कितने हो जाएंगे टोटल लोन पेयर? 9 मैम। हाँ, ये क्वेश्चन अगर तुमने गलत किया ना पेपर में, बस आना ही बाकी है नीट में। ये जेई का था। नीचे वाला करो, कौन से केस में शेप भी चेंज हो रही है और हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो रही है? शेप भी चेंज हो रही है और हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो रही है, दोनों होनी चाहिए। एक होएगा तो आंसर नहीं आएगा। मुस्कान किस में हो रही है? पीयूष, कनिका, डिम्पल, खुशी, काजल, साक्षी, बताओ। मैम थर्ड लग रहा है। थर्ड कैसे लग रहा मैम है? फोर्थ CH। लग रहा है। अरे ये हटा दूं I3 नेगेटिव वाला? यस मैम। कुछ भी लगता है तुम लोगों को, पता है? CH4 ये होता है ना टेट्राहेड्रल। C2H6 भी तो टेट्राहेड्रल है। हैं उससे क्या, वो क्या कर रहा है तुम्हें? देखो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp3 है दोनों में, तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, तो हाउ विल यू से? NH3 में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी भी sp3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम है। कैसे बोल सकते हो, बोलो? यहाँ देखो BF3 ये sp2 है, ये sp3, हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो रही है, प्लेनर से टेट्राहेड्रल में जा रहा है वो। बी ऑप्शन करेक्ट है। करके देखने पड़ेंगे, ऐसे देख के नहीं होंगे सवाल, समझे? वाई बी इज करेक्ट, बोलो। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट देखो, इनकरेक्ट ज्योमेट्री बताओ किसकी है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे की बताओ किसकी इनकरेक्ट ज्योमेट्री दे रखी है इन्होंने ऑप्शन में?
अभिषेक किसकी दे रखी है इनकरेक्ट ज्योमेट्री? NF3 की क्या होती है? प्लेनर होती है। NF3 इज प्लेनर। मैम टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, ये गलत दे रखा है। ये बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। भाई ध्यान को, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? चलो करके बताओ, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? वही बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, पता नहीं भाई तुम लोग क्या करते हो, समझ में ही नहीं आता मेरे को। मेरे को तो कई बार ऐसे लगता है मेरा रिवीजन कराने का फायदा है भी कि नहीं है। मैं एक काम करती हूँ ना, 5 बच्चों को अलग बुला लेती हूँ किसी भी टाइम सुबह उठ के, मैं भी पूरा दिन फ्री बैठूंगी फिर मस्त आराम से। है, पढ़ना ही नहीं है। 6 बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, मैं ऐसे पागलों की तरह चिल्ला रही हूँ क्या? थ्योरी क्यों बताना है मेरे को? क्या होगा बताओ उधर, चैट बॉक्स में डालो। हाँ, कौन सा ऑप्शन होगा बोलो? अरे मुंह से बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए होगा, I3 -180, BF3 120, NH3 और PF3 में तो अभी मैंने बताया है, ठीक है, इसका ज्यादा होगा NH3 का। ठीक है, चलो। ओ अरे काफी सारे क्वेश्चन है, ये वाले कर लोगे? देखो ये तो बहुत इजी है, सिर्फ तुम्हें क्या बताना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। PCL5 का ज्योमेट्री या शेप जो भी इसने पूछा है वो तुम्हें बताना है। कैल्शियम कार्बाइड में नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड बताना है तुम लोगों को। कैल्शियम कार्बाइड ऐसे एग्जिस्ट करता है, नहीं पता तो पता होना चाहिए अब तुम्हें। बताओ भाई, C2 2 कितने नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड है? बताओ भाई, कितने सिग्मा है, कितने पाई है? कितने सिग्मा है बताओ? हम एक सिग्मा है, 2 पाई है। हाँ, तो कोई भी इसको ऐसे नहीं सोचेगा, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है ये, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड काफी इंपॉर्टेंट है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है C2CN4, इसमें भी काफी पूछता है एग्जामिनर कि सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर दो। क्योंकि डिटेल लेक्चर नहीं है ना, तो मैं काफी मतलब सारा कुछ नहीं बता पा रही हूँ, तो इसलिए जो जो, अरे एक सेकंड, इसलिए जो जो मेरे को ध्यान में भी आ रहा है ना, मैं वो बता रही हूँ कि हाँ ये वाला भी एक इम्पोर्टेंट बनता है। देख रहे हो, इसका स्ट्रक्चर पहले तुम लोगों को आना चाहिए बनाने, तभी बता पाओगे कितने पाई हैं और कितने सिग्मा है। ठीक है, चलो भाई इसका तो आ गया। ये देखो, इसमें आपको ये बताना है आइसो स्ट्रक्चरल कौन सा है। आइसो स्ट्रक्चरल मतलब तुम लोगों को मालूम होना चाहिए क्या होता है। कौन बताएगा क्या होता है आइसो स्ट्रक्चरल मतलब? आइसो मतलब सेम, सेम शेप और सेम हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। क्या चेक कर सकते हो किसका सेम शेप और हाइब्रिडाइजेशन होगा? यस मैम। यस मैम। देख लो किसका दिख रहा है तुम लोगों को जिसमें सारे ही आइसो स्ट्रक्चरल हो। ऑप्शन एलिमिनेट करके देखो कौन सा आ रहा है, ABCD। करो करो, मैं बैठी हूँ 10:15 तक, आराम से करो। आया किसी का कौन सा होगा आइसो स्ट्रक्चरल? कोई ऑप्शन आ रहा है नजर में? डी लग रहा है, श्योर हो जाओ। मैम डी आ रहा है।
डी आ रहा है। देखो ये तो sp2 होगा, ये sp3, ये तो हटा दो, पहले दो दो चेक कर लो किसी में। ये देखो sp3 है और ये sp2 है, हटा दो, ये तो हट गए। और ये CO2 क्या है, लीनियर है, और जबकि NO2 क्या है, बेंट है, ये भी हटाओ। इसमें देखो सारे टेट्राहेड्रल है, यस मैम। ठीक है। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर पूछता है इसमें से ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कौन से हैं, तो एनसीईआरटी लिखती है तुम्हारी लाइन NO, NO2 और ClO2, ये तीनों ही ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। नो, NO2, ClO2 ऐसे करके याद रखना। नो, NO2, ClO2। देखो इसके पास एक लोन पेयर होता है इस तरीके से NO2 के पास, ठीक है। और इसके पास 3 ओड ना, मतलब समझ गए ना, 135। और ClO2 में इस तरीके से 2 लोन पेयर और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये तीनों ही क्या होते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं। याद रखना आपको, नो, NO2, ClO2। याद थे क्या पहले से, बताओ। नो मैम। अच्छा ठीक है, मतलब फिर नहीं देखी है रिकॉर्डिंग, ठीक है, कर लोगे ये वाला देखो, ये भी ऐसे करना है, कोई नहीं। ये वाला देखो, आपसे पूछा फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स BF3NH3 रिजल्ट इन चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है, इसमें समझ पा रहे हो क्या, वो ये बोलना चाह रहा है कि पहले BF3 अकेला था, इधर आओ, है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, फिर उसने क्या किया, अमोनिया जी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, देख रहे हो ऐसे। तो वो कह रहे हैं क्या बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज आएगा क्या, आएगा तो कैसे आएगा। पहले बोरोन क्या था, चेक करो, पहले बोरोन क्या था, हाइब्रिडाइजेशन बताओ बोरोन की BF3 में। sp2 है, सो गए क्या सारे। यस मैम। नो यस मैम। मैम। और ये कितनी होगी हाइब्रिडाइजेशन, 1 2 3 4 sp3। यानी कि पहले जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, मतलब कोई नहीं था, BF3 अकेला था, sp2, जैसे ही अमोनिया ने उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, एक वो बंदा होता है जिसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए जगह होती है। इसके पास वैकेंट प्योर बाइटर है, तो यहाँ पे वो जब एक्सेप्ट करेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो जो पहले sp2 था, अब वो sp3 नहीं हो जाएगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद अमोनिया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है नीट में, ठीक है। इसके बाद ये तुम खुद कर लेना क्वेश्चन, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बैक बॉन्डिंग से है, अगर तुम्हें आता है बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट कोई बात नहीं, नहीं तो जो टीचर तुम्हें पढ़ाएंगे उनको बोल देना बैक बॉन्डिंग का, वैसे मैंने बोल दिया है, ठीक है। सो यस, वो उनको बोल देना, वो तुम्हें करा देंगे, ठीक है। तो ठीक है, इतना कर लो आज के लिए, काफी कुछ मैंने बता दिया। फजांस रूल और इवन VSCPR अपनी कंप्लीट ही हो गई है, तो बाकी के जो भी टॉपिक हैं वो फिर आपको दूसरे टीचर करा देंगे, ठीक है।